हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेथ मशीन का पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 2 तक देख चुके थे। लेथ मशीन का टाइप देखे थे। लेथ मशीन के पार्ट में हम हेड स्टॉक के बारे में समझे थे। हेड स्टॉक में थोड़ा सा पार्ट बच गया था, ड्राइविंग मैकेनिज्म, उसके बारे में आज बताएंगे। और जितने भी पार्ट होते हैं, टेल स्टॉक, कैरिज, ये सारे चैप्टर आज सारे टॉपिक को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप नए छात्र हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जैसे कि लेथ मशीन का ये सेशन चल रहा है, और अगर आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो फर्स्ट ईयर का भी बैच शुरू हो चुका है। तो फर्स्ट ईयर का पहला सेफ्टी का वीडियो अपलोड हो चुका है, जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो उसमें बच गया था लेथ मशीन का पार्ट में ड्राइविंग मैकेनिज्म। ये ड्राइविंग मैकेनिज्म जो है हेड स्टॉक में ही आता है। तो ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। लेथ स्पेंडल को जब चलाने के लिए हमको एक, मतलब आप देखे होइएगा, कभी कभी ये स्पीड में भी चलता है, कभी कभी धीरे धीरे चलता है। तो इसको चलाने के लिए डिफरेंट प्रकार के ड्राइविंग मैकेनिज्म का प्रयोग उसमें लाया जाता है, ठीक है। तो ड्राइविंग मैकेनिज्म जो है, ये बॉक्स जो है इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का हेड स्टॉक में, ठीक है। तो हेड स्टॉक में इसमें क्या दिया हुआ था, टॉप लीवर दिया जाता है, यहाँ पे टर्नेबल लीवर दिया जाता है, इधर स्लाइडिंग गियर होता है, मतलब इसके अंदर में, इस बॉक्स के अंदर में गियर दिया जाता है। इसी में होता है क्विक चेंज गियर बॉक्स, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है जिसको हम ज़रूरत के हिसाब से तेज़ी और धीरे कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए, ये दो प्रकार के होते हैं। तो इसके पहला है बैक गियर मैकेनिज्म, ठीक है। बैक गियर मैकेनिज्म पहले आपको हम फिगर दिखा देते हैं, उसके बाद इसका थ्योरी थोड़ा दिखाएंगे। ये बैक गियर का मैकेनिज्म है। इसमें दिया हुआ है प्रोवेटिंग प्लेट लॉकिंग हैंडल, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद सिमिलर गियर अटैचमेंट टू पुल्ली, मतलब इसमें जो गियर है वो क्या है, पुल्ली से भी अटैच है और एक दूसरे से भी अटैच है। ध्यान से समझिएगा, ये गियर जो है एक दूसरे से सब सारा कनेक्टेड है ना। उसमें बैक गियर इसमें दिया गया। ये क्या है, बैक गियर है। माउंट ऑन एंड ऑफ स्पेंडल, मतलब स्पेंडल के लास्ट में ये क्या जुड़ा हुआ है, बैक गियर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें सारा चीज़ अलग अलग दिया हुआ है। बैक गियर प्लेट पिवट पॉइंट, पिवट पिन द्वारा ये जुड़ा हुआ है। इसमें कौन, इस पिन को क्या बोलते हैं, पिवट पिन बोलते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं। थ्योरी में क्या कह रहा है वो समझिएगा। बैक गियर जो है वो किसका बना होता है, स्टील की। तो इसका उपयोग क्यों करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पीड प्राप्त करने के लिए, कभी कभी धीरे करेंगे, कभी कभी तेजी। तो इसके लिए कौन सा स्टैंड पुल्ली लगा होता है, डिफरेंट पाइप के, मतलब टाइप के गति प्राप्त करने के लिए कौन सा पुल्ली लगा होता है, स्टेप्ड पुल्ली लगा होता है। इसी पुल्ली द्वारा स्पेंडल को 4 गति प्रदान, स्टेप पुल्ली में किस प्रकार कितना मतलब गति प्रदान करते हैं, 4 गति। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। परंतु स्पीड और अधिक कम करने के लिए बैक गियर का प्रबंध होता है, मतलब स्पीड को कम और अधिक करने के लिए क्या होता है, बैक गियर का प्रतिबंध, मतलब बैक गियर इसमें होता है। बैक गियर का प्रयोग कर अन्य 4 गति भी प्राप्त की जाती है। मतलब पहले तो हम ऐसे स्टेप पुल्ली का उपयोग करके 4 गति प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बैक गियर करेंगे ना तो 4 गति को हम और प्रदान कर सकते हैं। इसी मैकेनिज्म में स्पेंडल पर 4 स्टेप वाली कोन पुल्ली एक स्लीव के साथ घूमती है। क्या है, स्पेंडल में क्या है, कोन वाली स्लीव जो है घूमते रहती है। इसके बाईं ओर एक पिनियन भी होता है, इसी पुल्ली के साथ घूमती है, पिनियन के साथ घूमता है। और दाहिने ओर एक स्पर गियर स्पेंडल पर की के द्वारा कसा होता है। स्पर गियर जो है स्पेंडल पर किसके द्वारा कसा होता है, की के द्वारा कसा होता है। स्पेंडल को घुमाने के लिए एक स्प्रिंगदार नॉब गियर, क्या है, नॉब गियर अंदर पुल्ली को इंगित करता है, मतलब वो पुल्ली को दर्शाता है, ठीक है। क्या करता है, पुल्ली को दर्शाता है। इसके अनुसार स्पेंडल को पावर ट्रांसमिट होती है। याद रखेंगे, पावर ट्रांसमिट करने का सबसे बढ़िया साधन क्या है, गियर से ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इसको बेल्ट से भी ट्रांसमिट किया जा सकता है, लेकिन गियर जो है कम जगह के लिए आसान होता है, ठीक है। नॉब को बाहर खींच लेने पर गियर स्वतंत्र हो जाता है तथा पुल्ली के साथ नहीं घूमता है। आप देखे होइएगा, गांव देहात में तेल पेरने वाला मशीन जो आता है उसमें, या एक जनरेटर से मतलब धान भी कूटा जाता है, गेहूं भी पीसा जाता है और तेल भी पेरा जाता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, मतलब एक फ्री वाला पुल्ली लगा देते हैं और एक रेगुलर चलने वाला पुल्ली। ध्यान से देखिएगा, तो उसमें क्या होता है, जब हमको स्पीड बदलना होता है ना, तो क्या करते हैं, फ्री वाले पुल्ली पर पाटा चढ़ा देते हैं, मतलब उसका जो बेल्ट होता है फ्री वाले पर कर देते हैं, जो सिर्फ घूमते रहता है। यानी उसमें क्या होता है, इस प्रकार से 2 पुल्ली लगा होता है, ठीक है, और एक ही शाफ्ट से जुड़ा होता है। इसमें एक फ्री होता है और एक
मतलब एक फ्री होता है और एक मतलब मशीन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो उसी पर अनुसार से उसको हम चेंज करते हैं। इसी अवस्था में बैक गियर को एंगेज किया जाता है, मतलब बैक गियर को चेंज किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं गियर बैक बॉक्स मैकेनिज्म। गियर बॉक्स मैकेनिज्म कहने का मतलब गियर बॉक्स है, मतलब ऐसा बॉक्स जिसमें गियर मैकेनिज्म अवेलेबल हो। तो बैक गियर मैकेनिज्म में बैक गियर लगाने पर तथा 4 स्टेप पुल्ली कोन पुल्ली लगने पर भी कुल 8 गति प्राप्त हुई। इससे पहले ही सारा चीज़ है। इसके साथ चाल बदलने के लिए बेल्ट को भी बदलना पड़ता है। देखिए हम क्या क्या बताए थे आपको, बेल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और गियर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो मुश्किल समय तथा समय लगने वाला काम, बेल्ट जब बदलना है तो ज़्यादा समय भी लगता है और हार्ड थोड़ा होता है। इसको आसान करने के लिए आजकल गियर की सहायता की, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें कुछ गियर को स्प्लाइन शाफ्ट पर खिसकाकर विभिन्न गति प्रदान, मतलब खिसका का मतलब क्या, एक से दूसरे पर ले जाकर। इन गियरों को खसकाने के लिए 2 या 2 से अधिक लीवर की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य चालक मोटर हमेशा एक ही गति पर घूमता है। मतलब आपको बता दिए कि जनरेटर क्या होता है, या मोटर हो या जनरेटर हो, वो एक ही अवस्था पर घूमता है। उसको क्या कर सकते हैं, उसके बेल्ट को हम आगे पीछे करके सरका के, मतलब 2 पुल्ली होता है, ठीक है, एक फ्री वाला होता है और एक मशीन के साथ ऐड होता है। चलिए, परंतु स्पेंडल में विभिन्न गतियाँ प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या है, विभिन्न गति प्रदान करने के लिए। तो याद रखेंगे, विभिन्न गति प्रदान करेंगे तो इस गियर बॉक्स में G1 से G9, यानी गियर को हम किससे डोनेट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं G से। तो इसमें 9 गियर बॉक्स गियर चेंज होता है, जो कि 1 से 9 तक होता है। इसके द्वारा विभिन्न 9 चाल प्राप्त, जब 9 गियर होगा तो 9 चाल प्राप्त करेंगे। एक अन्य स्पेंडल शाफ्ट भी लगा होता है। इसका उपयोग लीड स्क्रू तथा फीड रॉड को गति स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। मतलब क्या होता है, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, ये तो गियर हेड है जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और यही जो है जो 9 पुल्ली लगा होता है, ये क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है। क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है। मान के चलिए ये नीचे वाला एक इंजन का है, तो ये क्या करता है, ये इसको पावर देगा, ये वाला पावर इसको देगा, और ये देगा पावर इसको। और ये जो गियर वाला जो होता है भी आसानी होता है, बेल्ट की अपेक्षा क्या होता है, गियर जो है आसान होता है, कम जगह में उपयोग में आ जाता है। तो इसके कुछ एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि कम जगह में अधिक स्पेंडल गति डिजाइन की जा सकती है, मतलब कम से कम जगह में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। मात्र 2 लीवर ऑपरेट करने से गति बढ़ जाती है। 2 लीवर जो हम बता रहे हैं, इसमें जो 2 लीवर दिया हुआ है, हम वही बात बता रहे हैं कि 2 क्या है, 2 इस प्रकार का पुल्ली बना होता है, 2 एक दूसरे से जुड़ा होता है, और एक फ्री होता है और एक मशीन के साथ जुड़ा होता है। अतः गति बदलने में कम समय तथा कम मेहनत लगता है। इस मशीन में ड्राइविंग मैकेनिज्म के कारण होने वाले कंपन को कंपन जो वाइब्रेट होता है उसको भी कम करता है। गियर बॉक्स में ऑयल भरा होने के कारण वेयरिंग आदि का भी अच्छा संयोजन होता है। मतलब तेल भरा होगा तो फिसलन भी ज़्यादा होगा, मतलब इसमें अटैचमेंट बहुत कम होगा, ठीक है। अब हम अगले पार्ट की बात करते हैं, टेल स्टॉक। टेल स्टॉक जो है, देखिए टेल स्टॉक का इमेज यही है। ये हमारे मतलब लेथ मशीन के दाहिने साइड में होता है। क्या होता है, दाहिने साइड में लेफ्ट टेल स्टॉक लगा होता है। तो इसका बहुत सारा पार्ट होता है। यही जो है हमारा डेड सेंटर, ये क्या करता है, जॉब को हमारा सहारा देता है। इधर से हैंडल है, ये क्या है, हैंडल है, फ्लाईव्हील हैंडल, इसको हम रोटेट करते हैं। तो ये वाला क्या है, ये आगे पीछे ज़रूरत के हिसाब से होता है। ऊपर ये क्लैंप दिया गया था जिसे हम टाइट और ढीला कर सकते हैं। ये वाला टाइट हो जाएगा और ढीला हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये ब्रश दिया हुआ है इंटरनल में, और ये जो कसा होता है स्क्रू के माध्यम से कसा होता है, ये बेड पर कसा होता है। ये जो बेड का पार्ट है, इसी बेड पर कसा होता है, और ये आगे पीछे करते रहता है। ये टेल स्टॉक क्लैम्पिंग बोल्ट दिया गया है, यहाँ पे ये 2 बोल्ट है जिसको ये बोल्ट के माध्यम से जोड़ा गया है। और याद रखेंगे ये जो होता है ना, ये कास्ट आयरन का बना होता है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी। जॉब के दाहिने ओर टेल स्टॉक लगा होता है, जैसे कि पहले बता दिए कि टेल स्टॉक किधर होता है, दाहिने साइड होता है। टेल स्टॉक को लेथ बेड पर खिसकाकर कहीं भी किसी विशेष स्थिति में क्लैंप किया जा सकता है। जब किसी वस्तु को केंद्र के मध्य टर्न करना, मतलब किसी जॉब को हमको केंद्र में टर्न करना है, तो एक सिरे से उसको हेड स्टॉक में चक में लगाते हैं और सेंटर में पकड़ते हैं, तथा दूसरे सिरे से टेल स्टॉक में सहारा देते हैं। हम पहले ही बता दिए कि टेल स्टॉक से डेड सेंटर से क्या करते हैं, सहारा देते हैं। इस प्रकार यह जॉब दूसरे सिरे से भी मजबूत आधार प्रदान करता है। जॉब के फेस पर छिद्र करने या छिद्र को रिमर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह ढलवा लोहे का बना था, यानी कास्ट आयरन का बना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसा होता है टेल स्टॉक। चलिए अब अगला पार्ट देखेंगे, कैरिज। देखिए कैरिज पहले आपको फिगर दिखा देते हैं। कैरिज का फिगर ये है, ये इससे आसानी भी फिगर था, मतलब ये हम आपको इसलिए दिखाना चाह रहे थे कि इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा,
इसमें हमको बहुत सारा चीज़ पार्ट लगा होता है। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एप्रॉन बोलते हैं। इसमें एक एप्रॉन रॉड लगा होता है, ठीक है। इसमें कैरिज लॉक दिया गया होता है, ये हमारा पूरा कैरिज का पार्ट है। इसके ऊपर क्या होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, कंपाउंड रेस्ट होता है, ये कंपाउंड रेस्ट है, ये हमारा टूल पोस्ट है, ठीक है। और इधर से थ्रेड डायल इसमें दिया गया है, इधर से सैडल इसमें, इसके अंदर में सैडल से जुड़ा होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे थ्योरी में कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, ये क्या करता है कैरिज। तो कैरिज जो है कटिंग टूल को सहारा देता है गाइड करने में एवं विभिन्न दिशा में गति करने के लिए कैरिज का उपयोग किया जाता है। इसका संपूर्ण रचना एक जटिल अवस्था में हेड स्टॉक तथा टेल स्टॉक के मध्य जाती है, मतलब ये सेंटर में बना होता है, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में होता है। इसका संरचना का निम्न भाग ये है, ठीक है। तो कैरिज समझ गए। कैरिज में हम आगे बात करेंगे सैडल भी इसी का भाग है। तो सैडल का इमेज क्या है ये समझिए, ये इस प्रकार, ये लेथ बेड पर ये इसमें फंसाया जाता है, ये इसमें फंसा होता है, ठीक है। और इसी पर हम ऊपर से लगा देते हैं। ये भी गाइड वे बना होता है जिस पर हम स्लाइड करते हैं, ये फ्लैट स्लाइड वे होता है, इसमें ये फंसा कर हम आगे पीछे करते हैं। तो चलिए इसका थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं। लेथ मशीन के बेड पर बने गाइड वे टूल के अक्ष के समांतर गति प्रदान करने के लिए सैडल का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, अक्ष के समांतर गति प्रदान करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सैडल का प्रयोग करते हैं। सैडल ही अपने ऊपर क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट और टूल पोस्ट को सहारा देता है। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछ देगा कि सैडल किसको किसको अपने ऊपर सहारा देता है, तो क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट और टूल पोस्ट को सहारा देता है। इसके एक साइड में एप्रॉन होता है, एक साइड में क्या होता है, एप्रॉन होता है, जिसमें लगे हैंड व्हील के द्वारा सैडल या संपूर्ण कैरेज को दाहिने अथवा बाएं ले जाया जा सकता है। इस एप्रॉन में लगे जटिल मैकेनिज्म के द्वारा कैरिज को पावर फीड दी जाती है, जिसके अनुसार यह किसी भी स्थान पर स्थिर किया जा सकता है, जिसे क्रॉस स्लाइड को चलाकर फेसिंग ऑपरेशन किया जाता है, या विभिन्न प्रकार के टर्निंग हो या कुछ भी हो वो किया जाता है। अब हम आगे पहला पार्ट देखेंगे एप्रॉन जिसके कारण हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए एप्रॉन का हम दो इमेज लेके आए हैं, एक टॉप से एक फ्रंट से। तो देखिए ये जो हमारा इमेज है, ये हमारा इमेज टॉप से दिखेगा, यानी ऊपर से आप देखिएगा तो इस प्रकार से इमेज होता है। ये हमारा क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील दिया गया होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल फीड वाला हैंड व्हील होता है। इसी दो को हम चलाते हैं और आगे पीछे करते हैं। बात समझ में आया, क्रॉस स्लाइड से ही आगे पीछे करते हैं। ये जो होता है ये एक पिनियन के द्वारा जुड़ा होता है, ये जो है ये एक पिनियन के द्वारा जुड़ा होता है क्रॉस स्लाइड में स्क्रू के थोड़ा। अब इसका हम मतलब फ्रंट देख लेते हैं। फ्रंट हमारा ये वाला इमेज होता है, देखिए फ्रंट। तो फ्रंट में क्या होता है, ये वाला फ्लाई व्हील लेके हम रोटेट करते हैं, जिससे क्या होता है आगे पीछे मूव करता है ना। ये हमारा लॉक स्क्रू दिया, इधर से हम लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा ये क्या है, ग्रूव कटा हुआ रहा, तो इस पे सारा पे ग्रूव कटा होता है, जिससे ये क्या करता है आगे पीछे चलता है। ये क्लच हैंडल है ना। तो चलिए इसमें थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं। इमेज तो आप समझ ही गए होंगे, इसी प्रकार से ये इमेज काम करता है। अब देखिए एप्रॉन जो है इसमें एक बड़ा हैंड व्हील होता है। क्या होता है, बड़ा हैंड व्हील, जिसको गियर के द्वारा बैट के नीचे लगी रैक से संबंधित किया जाता है। संबंधित मतलब उसको अटैच किया जाता है। इसको घुमाने पर एक पिनियन 5 रैक पर चलती है। पिनियन कितने पर चलती है, 5 रैक, यही पिनियन है, याद रखेंगे। इसमें 5 रैक पर चलती है, जिससे कैरिज अथवा आगे पीछे चलती है, कैरिज और आगे पीछे चलती है। ऑटोमेटिक टर्निंग करते समय या चूड़ी काटते समय कार्यखंड अथवा स्पेंडल की गति के सापेक्ष टूल अथवा कैरिज को एक निश्चित गति पर चलाना होता है। याद रखेंगे, मतलब ऑटोमेटिक करने के लिए क्या करना है, एक निश्चित गति पर चलाना पड़ता है। बात समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारे चीज़ जुड़े होते हैं, वर्म भी लगा होता है, फीड शाफ्ट भी लगा होता है, लीड स्क्रू भी दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, लीड स्क्रू बोलते हैं। इधर से ये जो जुड़ा हुआ है हाफ नट होता है, हाफ नट मैकेनिज्म के साथ ये जुड़ा होता है। तो बहुत सारे चीज़ इसमें जुड़े होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला चीज़ बात करें, स्प्लिट नट। स्प्लिट नट का कोई बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट करता है चूड़ी काटने के समय कैरिज अथवा कटिंग टूल की परिशुद्धता से चाल प्रदान करता है, मतलब शुद्ध जो चाल होता है वो प्रदान करता है। इसके लिए बेड के नीचे लगे स्क्रू लीड को उपयोग में लाते हैं, स्क्रू लीड को उपयोग में लाते हैं। कैरिज में लगे स्प्लिट नट कैरिज का संबंध लीड स्क्रू से बनाता है, मतलब क्या करता है, संबंध बनाता है, मतलब उसको जोड़ता है। लीड स्क्रू को एक विशेष आरपीएम पर चलाने के लिए चेंज गियर ट्रेन डिजाइन की जाती है, मतलब मतलब नियत चाल पर चलाने के लिए आरपीएम जो है सेट किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चेंज गियर ट्रेन डिजाइन कहते हैं। लीड स्क्रू का उपयोग मात्र चूड़ी काटने के लिए ही किया जाता है। समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछेगा कि चूड़ी काटने के लिए किस स्क्रू का उपयोग करते हैं, तो लीड स्क्रू का याद रखिएगा।
अन्यथा स्वचालित पावर फीड के लिए फीड रॉड का ही प्रयोग करते हैं, स्वचालित के लिए फीड रॉड। स्प्लिट नट के दो आधे भाग एक गन मेटल के बुश जैसा नट होता है, याद रखेंगे किस मेटल का बना होता है, गन मेटल जैसा होता है। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड का इमेज भी आपको हम दिखा देना चाहते हैं। क्रॉस स्लाइड यही होता है हमारा क्रॉस स्लाइड, ठीक है, ये क्रॉस स्लाइड होता है। ये क्या करता है, ये देखिए इधर भी एक हैंडल है, इसके द्वारा हम इसको हम इधर मूव कर सकते हैं, इधर मूव कर सकते हैं, और इधर के इस व्हील के द्वारा हम इसको आगे इधर और इधर भी मूव कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आगे पीछे हम कर सकते हैं। ये हमारा क्रॉस स्लाइड है, इसको आगे पीछे करते रहना है कटिंग या टर्निंग करते समय। तो इसका थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं, क्या थ्योरी कह रहा है। कह रहा है कि क्रॉस स्लाइड के निचले भाग में डॉवटेल खांचा कटा होता है, जो कि खांचा यानी जिस खांचे पर ये खांचा पर स्लाइड करता है वो खांचा कटाता है, जो सैडल के ऊपर बने डॉवटेल मार्क के अनुरूप होता है। जो सैडल पर खांचा बना होता है ना, उसी पर इसको फिट किया जाता है, मतलब सैडल पर ही क्रॉस स्लाइड को फिट किया जाता है। क्रॉस स्लाइड को इस मार्क पर एक टेपर्ड जीभ के साथ फिट किया जाता है। जीभ क्या है, की होता है, की मतलब जो मतलब उसे टाइट करते हैं वो जीभ की होता है। क्रॉस स्लाइड की साइड में लगे इस एक स्क्रू की सहायता से इसे स्लाइड फिट बनाते हैं। इसके द्वारा हम टूल को स्पेंडिल अक्ष के लंबवत फीड देकर प्रोसेसिंग किया जाता है। क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्टेड या टूल पोस्ट क्या आता है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट और टूल पोस्ट को सेट किया जाता है। क्रॉस स्लाइड को हाथ के द्वारा चलाने के लिए भी क्रॉस फीड स्क्रू लगा होता है। हैंडल का भी देखिए, क्रॉस स्लाइड में भी हैंडल जैसे बताए हैं आपको, हैंडल लगा होता है जिसके द्वारा हम फीड दे सकते हैं। इसको पावर द्वारा ऑटोमेटिक फीड देने के लिए हैंडल इसको स्पेंडिल पर एक पिनियन लगा होता है। इसका संबंध एप्रन में लगे मैकेनिज्म से करने पर स्लाइड को पावर की फीड दी जाती है। इसके सिरे पर पावर फीड को मापने की व्यवस्था भी होती है। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि आपको बताइए, ये हैंडल दिया हुआ है, इधर से भी हैंडल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आगे पीछे खसका सकते हैं। और ये जो है ये किस पे लगा होता है, ये जोड़ा होता है, मतलब सैडल के ऊपर जो डॉवटेल खांचा बना होता है उसी पर ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट का पहले आपको इमेज दिखा देते हैं। देखिए ये जो है ना, इस पे ये हम किसी भी एंगल पर इसको हम घुमा सकते हैं, ठीक है, इसको किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं। देखिए ये एंगल दिया होता है, इसको ज़रूरत के हिसाब से हम आगे पीछे कर सकते हैं। इसी के ऊपर टूल पोस्ट बांधा होता है। क्या होता है, इसी के ऊपर टूल पोस्ट बांधा होता है। तो अब हम समझते हैं क्रॉस स्लाइड। कंपाउंड रेस्ट क्रॉस स्लाइड के ऊपर ही लगा होता है। कंपाउंड रेस्ट क्या है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगा होता है। इसमें नीचे एक घूर्णी आधार होता है। घूर्णी मतलब जो घूर्णी आधार देने कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारा आधार है ये क्या है, घूर्णी आधार है। इसको हम ज़रूरत के हिसाब से घुमा सकते हैं किसी भी एंगल पे, ठीक है। ये हमारा स्पेंडिल है, इधर से नचाना चाह के इसको यहाँ पे टाइट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। घूर्णी मार्ग बना होता है, घूर्णी आधार होता है जिस पर डॉवटेल मार्ग बना होता है। घूर्णी आधार पर दोनों ओर सेट स्क्रू को ढीला करके किसी भी निश्चित कोण पर इसको घुमा सकते हैं, मतलब स्क्रू से हम टाइट करके फिक्स भी कर सकते हैं और ढीला करके किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं। इसको सेट करने के लिए दोनों सेट स्क्रू को टाइट करना आवश्यक होता है। जैसे हम कहीं भी फिक्स करेंगे तो इसको टाइट कर देंगे। इसका उपयोग छोटे भागों पर टेपर कर टर्निंग करने के लिए किया जाता है। घूर्णी आधार पर बने डॉवटेल मार्ग पर कंपाउंड स्लाइड एक स्क्रू के साथ स्लाइड करती है, मतलब उसमें एक स्क्रू लगा होता है जिसके कारण हम उसको आगे पीछे स्लाइड करते हैं। स्लाइडिंग फिट देने के लिए स्लाइड स्ट्रिप का उपयोग किया जाता है। कंपाउंड स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट फिट किया जाता है। कंपाउंड स्लाइड में स्क्रू में लगे हैंडल को घुमाकर टूल को फीड जाता है। क्या होता है, हैंडल को घुमाकर हम क्या करते हैं, टूल को फीड देते हैं। इसी हैंडल को घुमाकर, इस हैंडल को घुमाकर क्या करते हैं, टूल को हम फीड देते हैं। इसमें ऑटोमेटिक पावर फीड देने की कोई व्यवस्था, इसमें ऑटोमेटिक का कोई व्यवस्था नहीं। इसका टॉप स्लाइड भी, इसे टॉप स्लाइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ घूर्णी अक्ष है, इसको किसी भी एंगल पर हम इसको घुमा सकते हैं, यही इसमें मेन पॉइंट है। अब हम बात करेंगे टूल पोस्ट। टूल पोस्ट का उपयोग जो है कटिंग टूल को पकड़ने के लिए करते हैं, वो लेकर चलने के लिए कहते हैं। इसको टूल पोस्ट कहते हैं। एक लंबे बोल्ट की सहायता से कंपाउंड रेस्ट के ऊपर भाग पर कसा होता है, जो कि कंपाउंड रेस्ट आपको बता चुके हैं, ये इसी पर कसा होता है, ये इस भाग पे कसा होता है, ठीक है।
लंबे कंपाउंड कसा होता है। इसकी कटिंग टूल एक निश्चित ऊंचाई पर स्क्रू द्वारा कसा होता है। आवश्यकता अनुसार ये क्या प्रकार के होता है, मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं टूल पोस्ट। तो हम बात करेंगे सिंगल वे टूल पोस्ट। सिंगल वे मतलब सिंगल का मतलब क्या होता है, एक, यानी सिंगल वे मतलब एक ही कटिंग टूल इसमें लगेगा। तो इसके पहले थ्योरी समझ लेते हैं, इमेज तो आपको दिखा ही दिए हैं। अब देखिए सिंगल वे टूल का पोस्ट का मतलब क्या होता है, इसको कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टी स्लॉट में फिट करते हैं, जैसे टी टाइप का बना होता है। टूल को पकड़ने के लिए एक पिलर होता है, जो कि पिलर होता है, इसके बीच में टी स्लॉट कटा होता है, टी स्लॉट टाइप का कटा होता है। इसी टी स्लॉट में टूल को फिट किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा टी स्लॉट कटा हुआ है खांचा, इसी में क्या करते हैं, टूल को फंसा के रखते हैं। यही हमारा एक पिलर है, पिलर में ऊपर स्क्रू के द्वारा हम क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। इसमें जो है ना रॉकर आर्म द्वारा इसको टाइट करते हैं, और रिंग बेस, इसका बेस जो है रिंग टाइप का बना होता है, मतलब गोल बना होता है। बात समझ में आ गया होगा। टूल के नीचे पकड़ने के लिए पिलर के ऊपर एक स्क्रू लगा होता है। टूल के नीचे एक नाव का आकार का टुकड़ा पिलर के बाहर वाशर के फ्लोर करता है। नाव के बाहर मतलब गोल रिंग टूल है। इस टूल पोस्ट में मात्र एक ही टूल बना जाता है, याद रखेंगे। इसीलिए तो इसे सिंगल टूल वे कहा गया है। क्या है, इसे सिंगल टूल वे पोस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसे एक ही टूल लगा सकते हैं। इसको हम अमेरिकन पिलर टूल पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो अमेरिकन टूल पोस्ट या सिंगल वे टूल पोस्ट कहेंगे, याद रखेंगे। पूछ देगा क्वेश्चन में कि अमेरिकन पिलर टाइप टूल पोस्ट में कितने टूल का उपयोग करेंगे, तो मात्र एक, याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम सिंगल वे पिलर टाइप कहते हैं। चलिए अब हम 4 वे टूल पोस्ट देख लेते हैं। 4 वे का मतलब क्या होगा, इसमें 4 बना होगा, ध्यान से समझिएगा। इधर नट, इधर सारा दिया है, बोल्ट दिया हुआ है इसको कसने के लिए। ये टर्न लॉक है, इसको हम हाथ से लगाकर इसको हम ढीला कर सकते हैं। इसको 4 वे टूल पेस्ट है, मतलब चारों तरफ ये घूम सकता है। ये वर्गाकार दिशा में होता है, और इसमें हम 4 टूल लगा सकते हैं। जैसे एक टूल इधर है, एक टूल इधर है, और एक इस दिशा में है, और एक इस दिशा में होगा। ठीक है, तो इसको हम 4 दिशा में कस सकते हैं, इसीलिए इसको 4 वे टूल कहा गया है। अब इसको थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, इस टूल पोस्ट पर एक साथ 4 टूल बांधे जा सकते हैं। ये टूल होगा, ठीक है। 4 टूल बांधे जा सकते हैं, जिन्हें बारी बारी से टर्निंग प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जा सकता है। इनमें एक ठोस चौकोर ब्लॉक होता है, मतलब स्क्वायर ब्लॉक होता है, जिसके चारों ओर टूल को सहारा देने के लिए क्लैंप के लिए खांचा बना होता है। टूल को क्लैंप करने के लिए ऊपर में वर्गाकार हेड वाले स्क्रू लगा होता है। इस ब्लॉक के ऊपर टॉरेंट स्क्रू को घुमाकर ढीला करके टूल पोस्ट को घुमाया जाता है। देखिए ये कौन सा स्क्रू है, ये बोलते हैं टॉरेंट लॉक। यही है हमारा टॉरेंट लॉक। इसको घुमा के हाथ से घुमाकर ढीला या टाइट करते हैं। ठीक है, टॉरेंट स्क्रू लगा होता है। टूल को क्लैंप करने के लिए ऊपर वर्गाकार हेड वाले स्क्रू है। इसमें ब्लॉक के ऊपर टॉरेंट स्क्रू को घुमाकर ढीला करके टूल पोस्ट को घुमाया जा सकता है। आगे मतलब चारों तरफ इसको टूल पोस्ट को घुमाया जा सकता है। एक टूल का कार्य समाप्त होने पर टॉरेंट लॉक खोलकर इसे दूसरे टूल को जॉब के सामने इंडेक्स कर दिया जाता है। इसीलिए इंडेक्सिंग टूल या पोस्ट या स्क्वायर टूल पोस्ट के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। इसको और किस नाम जानते हैं, इंडेक्सिंग टूल पोस्ट या स्क्वायर टूल पोस्ट, याद रखेंगे। ये स्क्वायर प्रकार है। देखिए मान के चलिए हम इधर से कटिंग करेंगे, ये हमारा इसका धार जो है खत्म हो जाएगा, तो इसको घुमाकर फिर इसको नचा देंगे, ऐसे नचा देंगे, या इधर से नचा के हम फिर इधर वाला कर देंगे, या ये वाला आगे कर देंगे। जब ये खराब हो जाएगा तो ये वाला आगे कर देंगे। मतलब इस प्रकार के ढीला कर करके आगे पीछे मतलब चारों तरफ नचा के इसको हम बना सकते हैं। इसको क्या नाम दे दिया गया है, इंडेक्सिंग टूल पोस्ट या स्क्वायर टूल पोस्ट। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं क्विक चेंज टूल पोस्ट। क्विक चेंज का मतलब क्या होता है, देखिए ये क्विक चेंज का इमेज है। क्विक चेंज का मतलब क्या होता है, आसानी से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा थ्योरी हम समझ लेते हैं। थ्योरी क्या कह रहा है, इस टूल को एक टूल होल्डर में पकड़ा जाता है। इसमें क्या है, एक ही टूल लगेगा, इसमें एक ही टूल होल्डर होता है। यह टूल होल्डर कंपाउंड रेस्ट पर लगे टूल पोस्ट में बहुत आसानी से पकड़ा हुआ बदला जा सकता है। किसमें, कंपाउंड रेस्ट में टूल में लगे टूल पोस्ट में बहुत आसानी से पकड़ा और बदला भी जा सकता है। लेथ मशीन को उपयोग होने वाले सभी टूल अलग अलग टूल होल्डर में पकड़े जाते हैं। इन टूल होल्डर को किसी भी ऊंचाई पर सेट करने के लिए एक एडजस्टिंग स्क्रू टूल पोस्ट के ऊपर लगा होता है। टूल पोस्ट पर होल्डर को क्लैंप करने के लिए एक क्लैंपिंग हैंडल लगा होता है। इसको यूनिवर्सल टूल पोस्ट के नाम से जानते हैं। किस टूल पोस्ट के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल टूल पोस्ट के नाम जानते हैं, याद रखेंगे। यूनिवर्सल टूल पोस्ट का और क्या नाम है, तो क्विक चेंज टूल पोस्ट, याद रखेंगे। क्विक चेंज टूल पोस्ट का और क्या नाम है, तो यूनिवर्सल चेंज टूल। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब अगला देखते हैं। ब्रिटिश टाइप
टूल पोस्ट ब्रिटिश टाइप का, देखिए इमेज देख लीजिए, इस प्रकार से ब्रिटिश टाइप होता है। इसमें एक ही टूल का प्रयोग होता है। क्या होता है? एक ही टूल का प्रयोग होता है। यहाँ से ये वर्किंग कर रहा है, ये हमारा जॉब वाला है, ठीक है। ये क्लैंप नट के द्वारा टाइट किया गया है, ये हील पिन लगा हुआ है इसमें, और ये हमारा टूल है, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सा थ्योरी हम समझ लेते हैं। थ्योरी में क्या कह रहा है? ब्रिटिश टूल जो है आमतौर पर यह टूल पोस्ट में प्रयोग की जाती है। इसकी बनावट बहुत साधारण होती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बहुत नॉर्मल है। इसमें भी मात्र एक ही टूल बांधा जा सकता है। उसको क्लैम्प करने के लिए इसमें क्लैंपिंग प्लेट का प्रयोग किया जाता है। क्लैंपिंग प्लेट के एक ओर टूल तथा दूसरे ओर हील पिन लगा होता है। हील पिन से क्लैंप की ऊंचाई स्थिर की जाती है और टूल पोस्ट की ऊंचाई सेट करने के लिए टूल के नीचे पैकिंग दी जाती है। इसको ओपन साइड टूल पोस्ट के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, क्या कहेंगे इसको? ओपन साइड टूल पोस्ट। क्या कहेंगे? ओपन साइड टूल पोस्ट के नाम से जानेंगे। यहाँ पे देखिए क्लैंप नट दिया हुआ है, इसको हील पिन दिया, इसके अनुसार से हम इसको ऊंचा नीचे कर ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। और ये हमारा टूल है। इसमें सिंगल वे टूल का इस्तेमाल होता है, एक ही टूल करेंगे। इसमें टर्निंग का प्रक्रिया चल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ओपन साइड टूल पोस्ट। समझ में आ गया होगा। ब्रिटिश को और किस नाम से जानते हैं? तो ओपन साइड टूल पोस्ट को और किस नाम से जानते हैं? तो ब्रिटिश टाइप टूल पोस्ट। इसको याद रखेंगे। चलिए अब अगला देखते हैं, फीड मैकेनिज्म। फीड मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है। फीड मैकेनिज्म क्या होता है? टूल को पावर देने के लिए फीड मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। और ये डिफरेंट टाइप के हैं, तो ये बेल्ट के द्वारा और गियर के द्वारा दिया जाएगा। तो चलिए फीड मैकेनिज्म पहले समझ लेते हैं। तो टूल को पावर देने के लिए फीड रॉड या लीड स्क्रू के द्वारा कैरिज को चलाया जाता है। लीड स्क्रू तथा फीड रॉड को पावर स्पेंडल के द्वारा मिलती है। समझ में? स्पेंडल को किसी गति के लिए विभिन्न मार्गों के लिए फीड रॉड या लीड स्क्रू के विभिन्न गति पर चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। मतलब गति को प्रदान करने के लिए क्या चाहिए? फीड रॉड या लीड स्क्रू के द्वारा ही विभिन्न गति पर से प्रदान करेंगे, है ना। और इसको नियंत्रण फीड मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। ये दो प्रकारों के होता है। क्या करते हैं? फीड मैकेनिज्म मतलब जो लीड स्क्रू और फीड रॉड होता है, उसको विभिन्न गति जब प्रदान करेगा तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या चाहिए? फीड मैकेनिज्म चाहिए। नियंत्रित करने के लिए फीड मैकेनिज्म की जरूरत होती है। तो पहला फीड मैकेनिज्म हमारा क्या है? बेल्ट फीड मैकेनिज्म। बेल्ट वाला समझेंगे। देखिए बेल्ट वाला आप लोग देखे हुए गाँव देहात में मशीन में लगा होता है। ये इस प्रकार से बेल्ट होता है। ये बेल्ट के द्वारा जुड़ा हुआ है इधर से, ये इसके द्वारा बेल्ट के जुड़ा हुआ है, ये छोटा वाला बेल्ट के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या है? एक मशीन से इसमें स्टेप पुली लगा हुआ है, इसमें स्पाइंडल के द्वारा इसको भी जुड़ा हुआ है, फीड रॉड लगा हुआ है। ये तो विभिन्न गति प्रदान कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम थोड़ा सा थ्योरी समझ लेंगे। ये बहुत आसान है। ये सबसे सरल प्रकार का मैकेनिज्म है। ये जो बेल्ट वाला है ये सरल है और आसान है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है लगाने में, उतारने में। पुराने प्रकार के लेथ मशीन पर अधिक प्रयोग किया जाता है। मतलब पुराने जो लेथ मशीन था उस पर ये अधिक प्रयोग किया जाता है। फीड रॉड को विभिन्न गति देने के लिए कोन स्टेप पुल्ली का प्रबंध होता है। कौन सा? कोन स्टेप पुल्ली। ये नीचे जो दिख रहा है ये स्टेप पुल्ली है, इसको भी बोलते हैं कोन स्टेप पुल्ली, ठीक है। गति बदलने के लिए पट्टे यानी बेल्ट को एक स्टेप से दूसरे लीवर पर सरकाया जाता है। मतलब एक से क्या करेंगे? दूसरे पर ले जाएंगे। इस प्रबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें पट्टे यानी बेल्ट की पुल्ली स्लिप होने के कारण निश्चित फीड प्राप्त नहीं होता है। स्लिप मतलब स्लिप कर जाएगा तो निश्चित फीड प्राप्त नहीं होगा, है ना। चलिए अब हम दूसरा के बारे में देखते हैं, गियर फीड मैकेनिज्म। तो गियर जो है ना, गियर फीड मैकेनिज्म में स्पेंडल से फीड रॉड या लीड स्क्रू तक पावर गियर ट्रेन के माध्यम से ट्रांसफर करता है। इसको नॉर्मल था, देखिए इसको गियर के बारे में समझाते हैं। मान के चलिए मशीन है, तो इसके द्वारा ये कनेक्टर है, इसके द्वारा ये कनेक्टर, इसके द्वारा ये कनेक्टर, इसके द्वारा ये, और इसी से ये, यानी एक दूसरे से सारे कनेक्टेड होता है। इसमें एक थम्बलर ब्रैकेट होता है, थम्बलर ब्रैकेट होता है, एक लीवर दिया गया होता है, तो इसके द्वारा आसानी से चल जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल गियर के हिसाब से चलता है। जो आप लेथ के हेड स्टॉक में देखिएगा, हेड स्टॉक में ये लगा होता है। अब हम बात करेंगे क्विक चेंज फीड गियर मैकेनिज्म। एक होता है क्विक चेंज, इसमें जो है 9 गियर का इस्तेमाल किया जाता है। क्विक चेंज आपको इससे पहले भी बता चुके हैं। क्विक चेंज विभिन्न फीड प्राप्त करने के लिए गियर बदलने के लिए आवश्यकता होती है। मतलब विभिन्न चाल बनाने के लिए गियर तो चेंज करेंगे ही, इसमें काफ़ी समय की हानि होती है। इसीलिए आधुनिक मशीन में क्विक चेंज गियर फीड मैकेनिज्म की व्यवस्था की गई है। इसको नॉर्टन गियर बॉक्स मैकेनिज्म के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नॉर्टन गियर बॉक्स मैकेनिज्म। याद रखेंगे, क्विक चेंज गियर बॉक्स फीड मैकेनिज्म को किस नाम से जानते हैं? तो नॉर्टन गियर बॉक्स मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा प्रत्येक अनुपात में फीड और स्पीड प्राप्त की जाती है, जिससे हर प्रकार की चूड़ी काटा जा सकता है।
इसके नॉर्टन गियर बॉक्स में एक साथ 9 गियर होता है। नॉर्टन गियर बॉक्स में कितने गियर होते हैं? 9 गियर होते हैं, जो कि G1 से G9 तक इसको सूचित किया जाता है। इसी में ट्रम्बलर ब्रैकेट में लगे हैंडल के द्वारा स्पिंडल से पावर किसी भी एक गियर को ट्रांसमिट किया जा सकता है। इस प्रकार हमें कोन क्लस्टर के शाफ्ट पर 9 गति मिल जाता है। जैसे कि G1 जो होता है, यहाँ से डॉटेड करते जाएंगे, कहाँ तक? G9 तक हमको गति प्रदान हो जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? क्विक चेंज गियर फीड मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। ये हम पार्ट के बारे में चर्चा किए थे। अब इसका हम वर्किंग फेस के बारे में जानेंगे, मतलब कौन कौन सा वर्क कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो इन सब सारे चीज़ों को हम करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत धाकड़ होने वाला, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। ऑपरेशन के मतलब कि क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते हैं, किस प्रकार से करेंगे। तो अगर आप नए छात्र हैं, तो अगर हमारा सेशन अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल A to Z कंपटीशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फर्स्ट ईयर का भी क्लास शुरू हो चुका है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा क्लास को कवर कराने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।